है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज शाम जो भी तारीख है, आपने जो भी बताना है, इस वक्त ये मेरा नज़रिया है, कल सुबह तक हो सकता है ये नज़रिया बदल जाए। तो ये बहते पानी की तरह ही आपको होना चाहिए। मैं कभी ये नहीं कहता कि ये तो मेरा दृढ़ निश्चय, बस जो बोल दिया अब हम इस पे खड़े हैं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। हो सकता है मेरे को कल कोई बड़ा आदमी बताए कि भाई ये गलत था, ऐसा होता है, तो मैं कहूँगा हाँ हाँ ऐसा ही होता है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, पहली बात। दूसरा ये कि जिन लोगों को उदासी, ये गमज़दा चीज़ें, रंज पसंद होता है, वो सारे लोग नहीं होते। पहली बात, वो बहुत ही फितरतन फनकारी वाले लोग होते हैं, ख़ासतौर पर जिनका मिजाज पोइटिक होगा। जैसे आपको ज़ुबान के साथ आपकी बहुत नज़दीकी है, मौसीकी के साथ ऐसी बात है। यहाँ तो जितने भी लोग होंगे वो इस आलम के लोग होंगे। लेकिन कभी आप सड़क पे जाइएगा, किसी दुकानदार से पूछिएगा, वो खुशियाँ ही ढूंढता है। उसके पास अगर कोई रंज की बात आएगी ना, या तो वो उसको दरकिनार करेगा या वो किसी तरह से उसको टालेगा, जहाँ जल्दी से रूबरू होकर ख़त्म करने की कोशिश करे। तो ये जो फितरत है ना, ये मेरी तो है ही है, क्योंकि मुझे तो जो आपको अजब सा एक लुत्फ़ मिलता है ना उस सोज में, उस दुख में या उस दर्द में, वही आपको शायर बनाता है बेसिकली। हल्के हल्के दर्द ही गीत लिखाउंदे ने, ऐ ना समझी शायर वक्त गवाउंदे ने, मुल पैना सरताज लिखे हुए पन्नियां दा, मोह बाड़ा ही आउंदा रुस्के मन्नियां दा। गीत है। तो इनसे आपकी क्रिएटिविटी, अगर आप शायर हैं, अगर आप पेंटर हैं, हो सकता है आप डांस में भी आपकी अदा में, आंखों में वो चीज़ आए। आप किरदार कोई करना है तो आपको कोई दर्द की चीज़ करनी है, तो वो आपके लिए एसेट है, वो आपका ख़जाना है। लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये नहीं है, पहले तो मुझे ये लगता है। और दूसरा है कि जिनका ये नहीं है, उनके लिए शायरी भी उतना सा ही मायने रखती है कि शादी में गए, कोई अच्छा सा गाना सुना, नाच लिए और वापस अपनी दुकान पे बैठ गए। और किताब तो शायद कोई अच्छी लगे तो डस गई, नहीं लगी तो नहीं लगी। और मैं आवाम को इसी नज़रिए से देखता हूँ। कभी मेरे पास ये किसी चीज़ का खदशा, रंज, दुख नहीं है यार मेरा इतना अच्छा गाना था, इनको समझ ही नहीं आया, इन्होंने सराहा नहीं, इन्होंने सुना नहीं। वो इसका मतलब ये है कि वो गाना अच्छा है, लेकिन वो उनकी नज़दीक का गाना नहीं है। सीधा कोई किसान बंदा है, उसको अगर मैं रसीद जैसा या बेनज़ीर जैसा गाना सुनाऊंगा, तो वो सुनाऊंगा कि पानी पंजा दरियावा वाला नहरी हो गया, वो उसके लिए ठीक। तो इसलिए हर आदमी की अपनी अपनी तबीयत है, फितरत है, उसकी लाइकिंग्स हैं। अब जैसे जो मेरा पसंदीदा रंग है वो शायद आपका नहीं होगा, या हो भी सकता है, लेकिन उसकी कोई वजह नहीं है। ये तो आपके कहीं डीएनए में है, आपकी नर्चरिंग में है, आप पता नहीं कुछ ना कुछ ऐसा होगा। तो ये मेरा इस पर ये मानना है। ठीक है जी, मैं उनकी तस्वीर यहाँ देख रहा हूँ। तो अब मैं सच बोलूँ, मैंने आपके कुछ स्निपेट्स ज़रूर देखे थे इस प्रोग्राम के, लेकिन जब मैं कल हम आज ही आए सच सॉरी चले थे, तो मेरे जहन में ये था कि जैसे विकास बाजी खड़े नहीं थे आपके, पता नहीं कहाँ, बिल्कुल शुरुआती दौर था वो दौर था। हाँ, तो मुझे यह था कि यार ऐसा शायद ऐसी रंगत होती होगी। तो जब ये लगा तो मैंने कहा थोड़ा पॉश होता जा रहा है सिस्टम। तो हमारे भाई हैं जाकिर खान, वो आए, विकास भैया आए, और खड़े थे ना, और कुछ एक मेहमान थे यहीं। हाँ जी, यहीं पे इधर पे होता था। ओके। तो उन्होंने कहा यार 2-2 घंटे गैस को खड़े रखते हो, कुर्सी तो। मैंने तरन को ये बोला सुबह, मैंने कहा नहीं यार ऐसा होता है, कहता नहीं। तो आपकी इसकी तस्वीरों गई हैं ना उनको लिए सर, तो ये बात कर रहे हैं विकास दिव्या कीर्ति सर की। तो मेरा कोई ऐसा कहूँ कि ऐसा राब्ता बहुत पुराना भी नहीं है। तो मैं यहाँ से सर, मेरी एक उर्दू की एल्बम है, जावेद साहब की आपने बात की, उन्होंने वो रिलीज़ की थी मुंबई में, शबाना जी, क्योंकि हमने इकट्ठे फिल्म की थी, द ब्लैक मदर का किरदार किया था महारानी जिन कौर का। वो महाराजा दलीप सिंह का एक बायोपिक था जो इंग्लिश में फिल्म बनी थी, लॉस एंजलिस की एक ब्रिस्टीन एंटरटेनमेंट पार्टनर्स कंपनी है, जिन्होंने 12 ईयर्स ए स्लेव जैसी फिल्म बनाई की प्रोडक्शन की ये फिल्म थी। तो तब से मेरा शबाना जी के साथ रब्ता था, तो जावेद साहब को वो बॉम्बे आ गए तो रिलीज़ हो गई। उस एल्बम की एक नज़म, उर्दू की नज़म थी, वो रिसाइटल है, गाया नहीं है। मैंने पर्पसली उसको रिसाइट किया ताकि आपकी सारी कंसंट्रेशन उसकी म्यूजिकोलॉजी पे, कंपोजिशन पे ना जाए, सिर्फ ख्याल पे रहे। तो मैंने सिर्फ उसको बोला है, उसी में से ये मैंने आपको बताई थी। तो वो नज़म थी कि खूब रूहों को कोई ये इत्तला कर दे कि अब चश्म की तलवार से यूं वार करना जुर्म है, गैर वाजिब है निगाहों से ये सब दिलदोजियाँ, इन निगाहों से पता नहीं 2-4 करना जुर्म है। मैं आपको पढ़ के बता दूंगा। तो उसका हमने शूट रखा ताजमहल के सामने, एक क्या कहते हैं, कोई एक गुजरा सा दयार है, जहाँ पे पीछे से आप जमुना से इस तरफ, वहाँ से ताजमहल दिखता है। तो हमारे एक वीडियो डायरेक्टर को था कि आप जी, तो उन गुंबदों में खड़े होकर हमने वो शूट किया है। उसका नाम है जुर्म है, आप कभी देख लीजिए। तो जहाँ से हम दिल्ली से चल रहे हैं, तो बाई चांस कई बार ऐसा होता है ना कि आपके फ़ोन पे कुछ किसी ने भेज दिया या आ गया, तो उनका एक कोई स्निपेट या छोटी सी एक क्लिप आया उनकी, जो आप वो पढ़ाते हैं क्लास में। उसमें वो बात कर रहे थे एथिक्स और मोरालिटी, दो बहुत ही नज़दीक की चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना, ये मुझे सबसे अजीज़ है। वरना दो अलग अलग चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है, पता ही है। तो जिस तरीके से उन्होंने किया, जनरली आम आदमी जिसने यूपीएससी की तैयारी नहीं करनी, जिसका एग्जाम का ये मसला नहीं है, तो वो कहेगा कि अच्छा एथिक्स और मोरालिटी तकरीबन एक ही बात होती है। लेकिन उसमें डिफाइन किया कि ये एथिक्स होते हैं, ये मोरालिटी होती है। हालांकि वो मेरा यूपीएससी के पेपर के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं है। तो ऐसा चला आगरा तक, मैंने वो सारी आती कि मैं देखता गया। तो मैंने तरन को पूछा, मैंने कहा ये कौन है? वो कहते ये दिल्ली में रहते हैं, एक टीचर भी हैं, पुराने ऑफिसर भी हैं। मैंने कहा इनसे मिल सकते हैं। तो इनके कोई ताल्लुक में थे किसी रेडियो से, तो ऐसे बात हुई। तो अगले दिन हम लोग ताज मानसिंह में मैं उनके सामने बैठा हूँ। ये मेरी सबसे पहले रब्ता है।
तो जैसे आप कह रहे हैं कि अच्छा आप किसके साथ खुल के बातें करते हैं, तो वो ऐसे आए। सही बात बताऊँ, तब कोविड का टाइम था, दिसंबर महीना था, तो मैं ऐसे ही था, थोड़ा शर्ट पैंट जीन में, थोड़ा मास्क भी लगाया था, उन्होंने भी लगाया था, तो वो लेके आए, तो उन्होंने सामने ऐसे हम लोग सत श्री अकाल, तो आप हैं सतेंद्र जी, ये पहला उनका रिएक्शन था। शायद वो मुझे नहीं जानते थे, और ये मेरे लिए और भी अच्छी बात होगी कि अब तो सही है। उनको किसी ने कहा कि आपसे कोई मिलना चाहता है, तो वो इस बात से आ गए। किसी ऐसे अजीज़ ने कहा होगा, ठीक है, तो आपकी तरह सारे तो रिसर्च करते नहीं हैं। तो मैंने कहा जी मैं हूँ, तो उनको लगा यार जी ये इस बंदे ने मुझे बुलाया है, मतलब ये मैंने आइडिया लगाया, हो सकता है ऐसा ना सोचा हो। तो हम लोग बैठे, आए तो वो कॉफ़ी के लिए थे, मैंने तो उनको एज एन एडमायरर मिलना था। होता तो ये कि मैं चल के वहाँ जाता, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या कर दिया कि वो आ गए। तो रात हो गई, खाना भी हो गया, अब बातें ऐसी चली जैसे आपको पता ही है ना कि कोई बातें ऐसी होती हैं कि घुलती जाती हैं और खिलती जाती हैं, तो वो ऐसा होता गया। तो ये मेरा राब्ता है। उसके बाद फ़ोन पे मैं कई तरह के उनके साथ सवाल करता रहता हूँ, खासतौर पे लैंग्वेज के, कि ये क्यों है, ये कैसे है, इसको कैसे लिखते हैं, कि अच्छा देवनागरी में आखिर में भी आधा गा हो सकता है। जैसे फिर उन्होंने मुझे रेफरेंस दिया कि जैसे भागवत है, तो वो जो लास्ट का त है, वो चाहे आप हलंत लगाएं या ना लगाएं, वो आधा ही साउंड करेगा। तो ऐसी लैंग्वेज की बड़ी बारीक बारीक बातें जो मैं किसी के साथ ऐसा उनके साथ रब्ता हुआ, बढ़ता गया। वो मेरे कॉन्सर्ट्स में भी दिल्ली में आते रहते हैं। सबसे बड़ी बात ये हुई, उनका नवाजिश के, हमारी एक रीसेंट फिल्म थी अपना रस्तु होशियार सिंह, तो मैंने उसको कहा भाई इसमें उसकी, क्योंकि हमने स्क्रीन प्ले भी सिटिंग की थी 6-7 घंटे उनके साथ, कि हमें कुछ बताइए कि एरिस्टोटल की कौन सी फिलॉसफी है जो कंटेम्प्रेरी पंजाब में हम लोग इन अ सीन ऐसे दिखा सकते हैं। तो उन्होंने बहुत कुछ बताया। तो उस फिल्म का जो क्लाइमैक्स है, उसमें वो खुद आए, बीइंग विकास दिव्य कीर्ति, वो उसमें यही दिखाया गया कि एक दिग्गज हमारे यहाँ, मैं उसमें स्कूल टीचर बना हूँ लेकिन वहाँ से जा चुका हूँ, फिर वो आते हैं बताते हैं कि जो अपना रस्तु था वो ये है, ऐसा ऐसा उनका एक डायलॉग है। तो उन्होंने हमारी फिल्म में भी एक किरदार किया है। तो ये हमारी उनके साथ दोस्ती है, और सबकी तो है ही है।